वेलकम टू अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अभ्युदय सिविल सर्विस क्या है, कैसे इस प्लेटफॉर्म को हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्या हमारा मोटो होगा, इन सब चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया था। और मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले लेक्चर में आपसे इस बात पर डिस्कस करूँगा कि आखिर सिविल सर्विस होती क्या है और इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिविल सर्विस क्या होती है और कैसे इसकी तैयारी की जाए, है ना। देखिए, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है कि सिविल सर्विस क्या होती है, इस बात को हम समझते हैं कि सिविल सर्विस है क्या। तो देखिए, आप इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप ऐसे समझें कि मान लीजिए एक कोई कंपनी है ना। ले लेते हैं एक कंपनी है और एक कंपनी के कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ए, बी, सी, डी, है ना। इस तरीके से एक्स वाई जेड कितने भी हो सकते हैं ना, हमें सिर्फ समझना है। एक कंपनी है, उसके कई सारे डिपार्टमेंट है और उन डिपार्टमेंटों में कई सारे लोग हैं ना। हर डिपार्टमेंट में कई सारे लोग हो सकते हैं ना, कई सारे लोग हो सकते हैं। ये जो लोग हैं, ये जो डिपार्टमेंट में जो, मान लीजिए इसको ए डैश बोल देते हैं, ए डबल डैश बोल देते हैं, ए ट्रिपल डैश बोल देते हैं, या ए फोर टाइम डैश बोल देते हैं, है ना। ये इस तरीके से बी में भी हो सकते हैं, सी में भी हो सकते हैं, डी में भी हो सकते हैं। तो ये जो एम्प्लॉय हैं, जो काम करने वाले लोग हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, ये क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली, ये इस कंपनी को सर्व कर रहे हैं। ये जो लोग हैं वो कंपनी को सर्व कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ताकि कंपनी बेहतर तरीके से चल सके। और कंपनी ने इनको क्यों रखा है, क्योंकि वो इनसे जो अपने काम है वो करा सके। ये कंपनी को सर्विस देते हैं, कंपनी इनको बदले में वेजेस देती है, वेतन देती है, सैलरी जिसको हम बोलते हैं, सैलरी देती है। तो एक ये सर्विस देने वाले हैं कंपनी को, तो ये क्या हो गया, सर्वेंट हो गए। लेकिन क्या ये सिविल सर्वेंट है? नहीं। सिविल सर्वेंट क्या होते हैं, अब देखिए सिविल सर्वेंट क्या होते हैं। सिविल सर्वेंट क्या होते हैं? सिविल सर्वेंट जो स्टेट है, स्टेट मतलब यहां देखो, जब पॉलिटी की हम बात करते हैं, स्टेट का मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश से नहीं लेंगे आप। स्टेट मतलब देश, कंट्री से मतलब होता है। तो जो स्टेट है, स्टेट को जो सर्व करने वाले, अब स्टेट के भी डिफरेंट 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 विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं, है ना। स्टेट के भी मतलब किसी देश के विभिन्न मंत्रालय होते हैं कि नहीं। उन मंत्रालयों में सर्विस देने के लिए एक तो मंत्री होते हैं ऊपर, फिर उनके नीचे अधिकारी होते हैं, उनके नीचे और भी अधिकारी हो सकते हैं, है ना। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये देश को सर्व कर रहे हैं, ये पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनको कहते हैं सिविल। ये जो व्यक्ति था, ये अपने निजी हित के लिए, निजी लाभ के लिए काम कर रहा था, इसलिए ये सिविल नहीं कहलाता है, ये सिविल सर्वेंट नहीं है। सिविल सर्वेंट जो लोगों के हित के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनको हम सिविल सर्वेंट कहते हैं। सिविल सर्वेंट मतलब देखिए, उसका नाम से आपको समझ में आता है, सर्वेंट मतलब सेवा करने वाला, सिविल मतलब लोगों की सेवा करने वाला, लोगों को सर्व करने वाला, वो होता है सिविल सर्वेंट। आप जब हिस्टोरिकल एंगल से देखिए तो सिविल सर्वेंट की, सिविल सर्विस की जो शुरुआत है बहुत प्राचीन रही है। बेसिकली माना जाता है कि चाइना से इसका ओरिजिन होता है सिविल सर्वेंट का। जब चाइना के राजा वहां के प्रशासन को संचालित करने के लिए कुछ लोगों को अपने नीचे रखते हैं और वो उनके वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो वहीं से सिविल सर्वेंट का कंसेप्ट, सिविल सर्विस का कंसेप्ट लागू हुआ है। लेकिन आप देखें कि मॉडर्न एज में अगर हम सिविल सर्वेंट की बात करें, ऐसे तो हमारे गुप्तास पीरियड में भी थे, मौर्यास पीरियड में भी सिविल सर्वेंट थे, इवन मुगल के टाइम पे भी जो अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, वो भी कहीं ना कहीं एक सिविल सर्वेंट ही होते हैं, है ना। तो आप देखेंगे, लेकिन आप जब देखेंगे कि मॉडर्न एज की हम जब बात करेंगे, आधुनिक भारत में हम जब बात करेंगे, तो जो सिविल सर्विस की शुरुआत होती है, वो अंग्रेज अपने शासन को प्रभावी रूप से चलाने के लिए सिविल सर्विस की शुरुआत करते हैं, है ना, सिविल सर्विस की शुरुआत करते हैं। तो वो जो ट्रेंड था, जो सिविल सर्विस थी, जो अंग्रेजों ने हमारे देश में चालू की थी, वही व्यवस्था लगभग हम आज अपना रहे हैं, है ना। तो जब आप एडमिनिस्ट्रेशन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे, तो हम उसमें डिटेल से
इनकी हायरार्की, इनकी पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी जनरली मैं आपको बताना चाह रहा था कि सर्विस होती क्या है ना। सिविल सर्विस क्या है कि जो लोगों को सर्व करें वो सिविल सर्विस होती है। जो लोगों के वेलफेयर के लिए जो लोग काम करते हैं वो सिविल सर्वेंट होते हैं। तो जिस आपने नहीं सुना कि ये जनता के नौकर हैं, तो सिविल सर्वेंट जनता के नौकर होते हैं, और नेता भी एक प्रकार के सिविल सर्वेंट ही हैं, क्योंकि वो भी जनता को सर्व कर रहे हैं। चूंकि ये सर्विस होती है इसलिए इनके बेजेस कम होते हैं। सिविल सर्विस होती है ना, सेवा होती है, तो इनके बेजेस प्राइवेट जॉब से कम होते हैं। बट कुछ ऐसी चीज होती है इसमें जो इस सर्विस को दूसरी सर्विस से अलग बनाती है। तो मैं आपको जल्दी से 2-4-5 मिनट में ये बता देना चाहता हूं कि सिविल सर्विस जो है इतनी प्रेस्टिजियस क्यों होती है सोसाइटी में, और मिनिमम और कम वेजेस के बाद भी क्यों लोग 2-3 करोड़ के पैकेज को छोड़कर इन सर्विस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो इस बात को हम समझते हैं कि सिविल सर्विस इतनी प्रेस्टिजियस क्यों है सोसाइटी में, है ना। वेजेस कम है फिर भी ये इतनी प्रेस्टिजियस क्यों है। देखिए मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से बताना चाहता हूं। जो ह्यूमन साइंटिस्ट होते हैं, जो मानवीय आकांक्षाओं पर जो स्टडी करते हैं, जिनको समाजशास्त्री भी बोलते हैं, है ना, वो ह्यूमन की डिजायर को 3 फेजेस में बांट के देखते हैं मोटे तौर पर। हालांकि इसके कुछ सब डिवीजन भी होते हैं, बट वो हमें समझने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि जो ह्यूमन डिजायर है उनको 3 स्तर पर हम देख सकते हैं। जो पहला लेवल होता है ह्यूमन डिजायर का, उसको हम बोलते हैं फिजिकल नीड। फिजिकल नीड्स, पहले स्तर पे फिजिकल नीड्स होती हैं। अब इन फिजिकल नीड्स के अंदर भी 2 तरीके की नीड होती है। एक को हम बोलते हैं बेसिक नीड, जिसको हम कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। और दूसरी होती है लग्जरी नीड्स। लग्जरी नीड, जब आदमी अपनी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है तो उसकी आकांक्षा, उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो अपने आप को अब लग्जरी की तरफ शिफ्ट करे। ऐसा आप देखते भी होंगे, अब जनरली सोसाइटी में भी इस तरीके की चीजें देखते हैं कि पहले अपनी व्यक्ति जो है जरूरत की आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसके बाद वो लग्जरी की तरफ जाता है। तो ये ह्यूमन एस्पिरेशन है, ये मानवीय आकांक्षा है, ये उसको करनी ही होती है और उसकी इच्छा होती है कि वो ऐसा करे। दूसरी जो मनुष्य की जो इच्छा होती है वो होती है सोशल नीड। दूसरे लेवल पर वो जो इच्छा रखता है वो रखता है सोशल नीड। अब सोशल नीड क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक इच्छा। अब वो समाज से कुछ इच्छा रखता है। क्या इच्छा रखता है समाज से? जैसे वो समाज से इच्छा रखता है कि वो पहचाना जाए, मतलब उसको लोग पहचाने, ये मनुष्य की इच्छा है। इसी की जद्दोजहद आज लगी हुई है। आप देखते हैं रील, सोशल मीडिया के माध्यम से, है ना, तमाम तरीके के बड़े बड़े मंत्री जो है 20-20, 50-50 फोटोग्राफर लेके अपने साथ चल रहे हैं, है ना। तमाम तरीके के आजकल तो अधिकारी जो नए नए बन रहे हैं वो अपने साथ 20-20, 25-25 हजार रुपए के फोटोग्राफर लेके साथ में चल रहे हैं वीडियो और रील बनाने के चक्कर में। तो इस तरीके का पहचान का संकट हमारे देश में आ चुका है। तो ये लेकिन सोशल नीड है लोगों की, ये ह्यूमन एस्पिरेशन है, ये सामाजिक इच्छा है। व्यक्ति की सामाजिक इच्छा है कि लोग उसको पहचाने। दूसरी सामाजिक इच्छा होती है कि वो सही हो, मतलब अगर वो कोई बात कह रहा है तो उसको सही माना जाए। तभी तो जब आप वाद विवाद में बैठते हैं, जब किसी से वार्तालाप करते हैं, तो अपने आप को सही ठहराने के लिए कभी कभी आप अपनी आवाज को बढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप कभी गलत नहीं होना चाहते। ये भी आपकी ह्यूमन एस्पिरेशन है, मानवीय इच्छा है ना। और एक अगर हम देखें तो व्यक्ति चाहता है कि उसको सम्मान भी मिले, है ना। कौन नहीं चाहता कि उसको सम्मान मिले? सभी लोग चाहते हैं कि व्यक्ति को सम्मान मिले। तो सोशल नीड में हमने कहा कि व्यक्ति पहचाना जाए, व्यक्ति सही हो, व्यक्ति को सम्मान मिले और व्यक्ति के पास शक्ति हो। ये भी उसकी इच्छा होती है कि शक्ति हो। शक्ति मतलब वो जो करना चाहे कर सके, ये भी उसकी एक इच्छा होती है। तो ये मोटे तौर पर ये इच्छाएं होती हैं, और भी हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली इन इच्छाओं से भी हम काम चलाते हैं, है ना। तीसरी जो इच्छा होती है उसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ
एक्चुअलाइजेशन। हिंदी में अगर देखें तो आत्मसंतुष्टि का भाव, ये मनुष्य की अंतिम इच्छा होती है, आत्मसंतुष्टि, उसकी आत्मा को संतुष्टि मिले। जैसे आप देखें दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, इन्होंने अपना सारा जीवन लोगों को सर्व करने में ही लगा दिया, है ना। तो जब इन्होंने अपना सारा जीवन लोगों को सर्व करने में लगाया तो इन्होंने अपने आप को पहचाना, खुद को पहचाना। और जो बहुत सारे धर्म इस बात का सपोर्ट करते हैं कि जो मानव की सेवा है वो सबसे बड़ी सेवा है ना। अगर आपने उनकी सेवा कर ली तो सब कर लिया। तो इन्होंने अपना सारा जो जीवन है वो मानव के लिए समर्पित कर लिया और खुद को उस रूप में जाना कि हम क्या हैं और किस लिए आए हैं। तो एक तरीके से हम देखें कि मानव की इच्छा में पहले फिजिकल नीड है लेवल 1 पर, लेवल 2 पर सोशल नीड है और तीसरे पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली चीज है। तो अब यहां देखिए, अब मैं आपको बताता हूं नौकरी और सिविल सर्विस दोनों में अंतर, या बोले कि जॉब वर्सेस करियर, इसको हम बोल सकते हैं। दोनों में फर्क होता है। जब आप अपनी जीवन की बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करते हैं तो उसको हम नौकरी ही कहते हैं, वो एक प्रकार की नौकरी ही है। लेकिन जब आप सामाजिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को लोगों के लिए सर्व करने के लिए काम करते हैं तो आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप एक करियर बना रहे हैं, एक करियर के रूप में काम कर रहे हैं, या एक सर्विस भी बोल सकते हैं इसको, करियर को, कि सर्वेंट के रूप में काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये सर्विस किसको दे रहे हैं? आप सोसाइटी को सर्विस दे रहे हैं। तो अब देखिए कोई जो नौकरी है, जो जॉब है, क्या वो आपकी सामाजिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है? क्या आप बोले कुछ मात्रा में कर सकती है। क्या आपकी वो आत्मसंतुष्टि वाला जो भाव है उसकी पूर्ति कर सकती है? क्या बहुत कम संभावना है, क्योंकि आप जब सर्विस में जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा एक एक्सपोजर मिलता है काम करने का, आप करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकते हैं अपने एफर्ट से। लेकिन आप प्राइवेट नौकरी करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए जो सिविल सर्विस है वो समाज में इतनी प्रेस्टिजियस है, वो बेसिक नीडों को भी पूरा करती है, वो सामाजिक इच्छाओं की पूर्ति करती है। जहां सिविल सर्वेंट को पहचाना जाता है वो हमेशा सही होता है, उसका सम्मान किया जाता है, उसको शक्ति होती है, साथ ही उसके पास समाज को डिलीवर करने के लिए बहुत बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है, जिससे वो अपने आप को, स्वयं को जान सकता है, अपने आप को मानव की सेवा में समर्पित कर सकता है। इसलिए ये जो सिविल सर्विस है ये दूसरी सर्विस की तुलना में बहुत ही ज्यादा सुपीरियर समाज में भी मानी जाती है, और एक्चुअल में अगर कोई काम करने वाला सिविल सर्वेंट है तो अनडाउटली होती भी है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। यही कारण है कि ये इतनी प्रेस्टिजियस है। पेजेस बहुत कम है इनके, उसके बाद भी आपको इस बात को समझना है तो आपको मैं एक केरल के कलेक्टर थे पी नायर, उनका नाम था पी नायर, केरल कलेक्टर, उन्होंने एक सुलेमानी स्कीम निकाली थी। सुलेमानी स्कीम आप देखिए, एबीपी न्यूज पर इसकी डॉक्यूमेंट्री है, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री, आप जरूर इसको देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि सिविल सर्विस की क्या ताकत हो सकती है और वो क्या कर सकता है। सुलेमानी स्कीम इन्होंने निकाली, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। सुलेमानी स्कीम में क्या होता है कि ये जो बेगर होते हैं, जो रोड पर खाना मांगने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए ये डिग्निटी की बात करते हैं। ये कहते हैं इनको लोग खाना तो दे देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं? भिखारी समझ के खाना दे देते हैं। तो इनका ये मानना था कि ये लोग भी रेस्टोरेंट में जाएं और आम लोगों की तरह बैठ के खाना खाएं, मतलब फूड विथ डिग्निटी। देखिए ध्यान से सुनिए इसको, फूड विथ डिग्निटी, मतलब अब हम खाना ही नहीं दे रहे हैं, अब हम संविधान में जो बात लिखी है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में जो जीवन जीने की स्वतंत्रता है, उसमें जीवन मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है। आपका जो जीवन है वो गरिमा से भरा होना चाहिए, उसको ये फूड विथ डिग्निटी पूरा करता है। ये विजन देखिए उनका, कलेक्टर साहब का, उन्होंने स्कीम चलाई और लोगों को जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा प्रिंसिपल था, जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि राज्य को ये करना चाहिए, उसको ये कलेक्टर साहब पूरा करते हुए, मतलब इनको पॉलिटिकल एंगल से भी समझ है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी समझ है, और इनको सोशल एंगल से कि गरीबी है, लोग परेशान होते हैं, उनको सम्मान नहीं मिलता, उस एंगल से भी समझ है।
ये कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि ये एक थिंकिंग क्रिएचर है, जो मैं आपसे बार बार बात कर रहा था कि आपको एज अ थिंकिंग क्रिएचर के रूप में डेवलप करना है, मेरा काम है और मैं करूंगा और मैं आपको करके दिखाऊंगा, है ना। तो ये आदमी ये इतना अच्छा विजन लेके ये काम कर पा रहा है, इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसको सोचना आता है। इसके पास सूचना नहीं, इसके पास सोचना है, इसके पास विजन है ना। फूड विद डिग्निटी, कितना शानदार कंटेप्ट, सुलेमानी स्कीम। और इसकी फंडिंग ये देखिए, ये इकोनॉमिकल एंगल, इसकी फंडिंग ही लोगों के द्वारा ही की जा रही है। आप जब डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो फंड है, क्योंकि भारत जैसे देश में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम लोगों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए। तो पी नायर साहब जो थे, उन्होंने संविधान की बात को ध्यान में रखकर लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया, लोगों को डिग्निटी के साथ खाना मिले, ये काम किया। और सरकार पर इकोनॉमिकल बर्डन भी ना आए, इस एंगल से भी उन्होंने जो फंड की व्यवस्था है लोगों से ही कराई कि आज आप कैपेबल हो, आप जैसे रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हो, आज कैपेबल हो तो कुछ पैसे सुलेमानी बॉक्स में डोनेट करो। भगवान ना करे कल ऐसी स्थिति आए, तो आज आप कैपेबल हो तो हो सकता है कि कल आप जब कैपेबल नहीं हो तो इसी पैसे से आप खाना खा सको। मतलब बहुत ही शानदार विजन था, शानदार काम किया उन्होंने। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि ये काम हर कोई नहीं कर पाएगा, ये काम वो व्यक्ति कर पाएगा जो सारे एंगलों में चीजों को, जिसने पढ़ा है, सारे एंगलों से चीजों को जो जानता है ना। ऐसे सिविल सर्वेंट बनने को तो बहुत बन जाते हैं, और एमपीपीएससी में तो स्पेशल ऐसा कचरा भरा हुआ है कि मतलब जो सिचुएशन के क्वेश्चन पे सॉरी सर कह देते हैं मॉक इंटरव्यू में, है ना। एक सिचुएशनल क्वेश्चन दिया उनको कि भाई ये स्थिति है, आप क्या करेंगे, तो कह देते हैं कि सॉरी सर। और जब रिजल्ट आता है फाइनल, तो देखते हैं कि अच्छी खासी रैंक उनकी लगी हुई है ना। लेकिन वो सिविल सेवक के रूप में क्या करेंगे? क्या वो इस तरीके का कोई मोटिव, कोई एजेंडा सेट कर पाएंगे? क्या कभी वो समाज में लोगों के लिए कुछ इतना बेहतर सर्व कर पाएंगे क्या? तब तक नहीं कर सकते, तब तक वो बौद्धिक ना हो, बुद्धिजीवी ना हो, वो एक सोचने वाले प्राणी ना हो, तब तक उसमें इमोशन ना हो, है ना। तब तक उसको सारी डायमेंशन की खबर ना हो, है ना। क्योंकि आप डेवलपिंग कंट्री की, विकासशील देश है भारत, उसकी एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। करने को तो मैं आपको 100 चीजें बता दूं कि ये कर लो, ये कर लो, इससे ये हो जाएगा। पर हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम उन मिनिमम रिसोर्सेज में कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले पाए, है ना। तो ये हर कोई नहीं कर सकता, ये एक विजनरी व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपको एक थिंकिंग क्रिएचर के रूप में डेवलप होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा। अब यहां हमने दो बातें की। पहले हमने की कि सिविल सर्विस क्या होती है, और मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया कि सिविल सर्विस दूसरी सर्विस की तुलना में इतनी सुपीरियर क्यों होती है ना। अब हम बात करते हैं, आपने चलिए मन बना लिया कि सिविल सर्विस इतनी बढ़िया होती है, इतना बड़ा एक्सपोजर है, काम करने का एक्सपोजर मिलता है, हम लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। तो आपका मन हो गया कि भाई मैं भी सर्विस में जाऊंगा, है ना। अब आपने मन बना लिया कि सर्विस में जाएंगे, अब आपको क्या करना है? अब हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जाए। तो हम लिखते हैं यहां पे हाउ टू प्रिपेयर। अब तैयारी कैसे करें? तो तैयारी कैसे करें? तो देखिए, कोई एक सेट पैटर्न तैयारी का नहीं हो सकता, और उपनिषद भी हमारे इस बात का सपोर्ट करते हैं। जो मांडुक उपनिषद के एक कथन से सिद्ध होती है कि मुंडे मुंडे मति भिन्ना, मतलब सत्य, जो मुंडी मतलब बुद्धि, उसकी मति अलग हो सकती है हर, लेकिन सत्य वो एक बिंदु पर होता है। मुंडे मुंडे मति भिन्ना मतलब हर व्यक्ति की मति अलग हो सकती है। इसी प्रकार अगर उसको यहां लागू करें तो तैयारी करने के रास्ते बहुत अलग हो सकते हैं, हर किसी के, किसी का ए बी सी डी, अलग अलग रास्ते से आदमी जा सकता है, लेकिन जाएगा वो एक ही बिंदु पर, सफलता वो एक ही बिंदु पर होगी। इस बात को मैं भी बखूबी जानता हूं कि तैयारी के कई तरीके हो सकते हैं, बच्चा अपने अपने हिसाब से तैयारी कर सकता है। बट कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें उनको तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा तैयारी के दौरान। अगर वो आपके ध्यान में है तो आप मानिए आपकी जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो दूसरों की तुलना में 5 6 10 20 गुना भी ज्यादा हो सकती है। कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो बस मैं उन फंडामेंटल चीजों की बात करूंगा आपसे, फालतू की बात नहीं करूंगा कि सुबह पढ़ें कि शाम को पढ़ें कि रात को पढ़ें कि 10 घंटे पढ़ें कि 8 घंटे पढ़ें। ये सब बकवास बातें हैं। कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो प्रिपरेशन के लिए नेसेसरी है, मस्ट है, जिनको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जैसे पहली जो चीज है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को लेकर जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो आपको पहले नंबर पे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसको हम बोले मेंटली प्रिपरेशन।
क्यों, ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको? देखिए, सिविल सर्विस का जो एग्जाम है वो बहुत लेंथी एग्जाम होता है ना, लेकिन टफ नहीं होता है। यहां देखिए एक फर्क मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ लेंथी और टफ होने का। लेंथी मतलब क्या है, जैसे भोपाल से इंदौर की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है, और अगर आप किसी पहाड़ी एरिया में छोटी सी दूरी को तय करना चाहे जहां दूरी 30 किलोमीटर है, लेकिन जब पहाड़ी एरिया की आप सड़कों को देखोगे तो वो जो 30 किलोमीटर की दूरी है वो काफी कठिन सड़कें हैं, तो बहुत देर में तय होगी। लेकिन 200 किलोमीटर भोपाल से जब इंदौर के डिस्टेंस की बात करें तो सड़कें बहुत साफ सुथरी हैं, आसान है, सीधी हैं, तो बहुत आसानी से हम उस सफर को तय कर सकते हैं। अब दोनों में अगर तुलना करें तो सफर लेंदी कौन सा है, लंबा कौन सा सफर है, भोपाल से इंदौर 200 किलोमीटर, और जो दूसरा पहाड़ी एरिया की जो मैंने बात की वो सफर तो 30 किलोमीटर का था, मतलब उससे 7 गुना लगभग कम, उसके बाद भी उसमें ज्यादा समय लग रहा है, तो वो जो है टफ है। लेकिन ये क्या है, ये लेंथी है, टफ नहीं है। सिविल सर्विस मध्य प्रदेश आयोग के विशेष संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, एमपीपीएससी की जो एग्जाम है वो लेंथी है, इस बात को मैं कहीं कतई डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेंथी है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है। मतलब केक बॉक है, मतलब आपके मुंह में परोस दिया गया है, आप बस खा लो, स्पून फीडिंग जैसा सिस्टम है एमपीपीएससी का। उसको जब हम सिलेबस को जब मैं डिस्कस करूंगा आपको डिटेल में, तब मैं आपको उसको गहराई से बताऊंगा कि कैसे स्पून फीडिंग जैसा मामला चलता है एमपीपीएससी में, है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि लेंथी है। अब जब लेंथी है तो उसमें समय लग सकता है, समय लग सकता है, तो समय लग सकता है तो आपको मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि ये जो प्रिपरेशन है इसके लिए आपको कम से कम स्टैंडर्ड 1.5 साल के आसपास का समय लगता है, मतलब 1.5-2 साल मान लो आप, इतना समय लगता है, और मैक्सिमम 1 से 2 अटेम्प्ट, किसी का एक में भी हो जाता है, 2 अटेम्प्ट में तो हो ही जाना है, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है कि ना हो, है ना। बाकी सारी चीजें ठीक है तो हो जाता है। बाकी सारी चीजें क्या है, क्योंकि सक्सेस के कुछ इनविजिबल फैक्टर होते हैं, वो हमें पता नहीं होते, तो उन पर हमारा बस नहीं है, बट जो हमारे बस में है चीजें, उन पर हम काम करके सक्सेस के बहुत पास पहुंच सकते हैं, है ना। तो मैं आपसे कह रहा था कि हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि यात्रा लंबी है, और लंबी यात्रा में हमेशा आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, है ना। इसलिए मानसिक रूप से तैयार होना आपको बहुत जरूरी है। आप अगर किसी के कहे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि भैया ने कह दिया, बड़े भैया ने कह दिया, चाचा ने कह दिया, मौसा ने कह दिया, पुप्पा ने कह दिया, पापा ने कह दिया, तो आप यकीन मानिए कि इस एग्जाम में बहुत दिन तक नहीं टिक पाएंगे, है ना। आप इस एग्जाम में तब टिक पाएंगे जब आपके अंदर से एक इनहेरेंटली एक आवाज आए कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे लोगों के लिए सर्व करना है, तो शायद आप लंबे समय तक भी तैयारी करने के लिए तैयार रहेंगे और मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। और वो जो लोगों के लिए सेवा करने का जो आपका बड़ा विजन है, बहुत बड़ा विजन, जो किसी से बदला लेने के विजन से काफी बड़ा है, वो शायद आपको लंबे समय तक चार्ज रखेगा, और आप इस तैयारी में थकेंगे नहीं। क्योंकि आप थक गए तो फिर आपको कोई पास नहीं करा सकता, कोई क्वालिफाई नहीं करा सकता, कोई संस्थान क्वालिफाई नहीं करा सकती, है ना। अच्छा, मुझे ये क्वालिफिकेशन से एक चीज याद आई, क्वालिफाई नहीं करा सकता। मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी से एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक घोड़े की आपने रेस देखी होगी। घोड़े की जब रेस होती है तो उस पर एक ऊपर व्यक्ति बैठा रहता है जिसको जॉकी बोलते हैं, जो घोड़े को चलाता है। जब घोड़े की रेस होती है तो जॉकी जो है, जब घोड़ा भागता है तो अगर घोड़ा इधर हो गया तो उसकी लगाम को खींच कर उसको ट्रैक पे लाता है, और इधर हो गया तो उसकी लगाम को खींच कर ट्रैक पे लाता है। मतलब जॉकी का काम क्या है कि वो दाएं बाएं अगर भटक रहा है तो उसको ट्रैक पे लाना, उसको सही रास्ते पे ले जाना, यही काम होता है। आप इसको ना टीचर और स्टूडेंट पे अप्लाई करके देखते हैं। हम और हमारे जैसे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जो मेंटर हैं, जो टीचर हैं, वो घोड़े पे बैठे हुए जॉकी हैं मात्र। असली ताकत तो घोड़े में है। अगर घोड़ा लंगड़ा हो गया तो जॉकी कितना भी शानदार हो, वो उसको पार नहीं लगा सकता, घोड़ा रेस हार जाएगा। लेकिन अगर घोड़े में ताकत है तो जॉकी अगर कमजोर भी हो तो शायद वो रास्ता पार कर लेगा। मेरा कहने का मतलब है कि असली ताकत स्टूडेंट में होती है, आप लोगों में होती है। हम तो बस आपकी जो दिशा भटक रहे हैं उसको ठीक करने का काम करते हैं, है ना। लेकिन असल जो ताकत है वो आप में होती है। आप थक गए तो कोई माइका लाल आपको एग्जाम क्लियर नहीं करा सकता, और आप नहीं थके तो कोई ताकत नहीं जो आपको एग्जाम कराने से रोक सके, अगर आपके पास मेंटर ठीक है तो, है ना। अदरवाइज 4-4 साल से लोग मेहनत भी कर रहे हैं, गधों की तरह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दिशा ठीक नहीं है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, है ना। तो उस दिशा भी ठीक हो और तैयारी हम सही दिशा में करें, इसलिए भी हम अभ्युदय जो संस्थान है वो आपकी इस मामले में भी
मदद करेगा। और शायद यही हमारा एजेंडा है, यही हमारा मोटो है। खैर, मैं आपसे बोल रहा था प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो पहले मैंने आपको बताया मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको शायद समझ में आ गया हो कि मेंटली प्रिपेयर क्यों होना है, क्योंकि यात्रा लंबी है और लंबी यात्रा के लिए बीच बीच में कई उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, तनाव आते हैं, तो उन तनाव का सामना कर पाए इसलिए आपको मेंटली प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। दूसरी चीज इस तैयारी में जो आपको बहुत जरूरी है वो है एग्जाम को समझना। एग्जाम अंडरस्टैंडिंग, देखिए ये बहुत जरूरी चीज है, एग्जाम को समझना। देखिए अब जब मानसिक रूप से आप तैयार हुआ कि ठीक है मुझे तैयारी करना है और मेरे पास बड़ा विजन है तैयारी करने का, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तब आप तैयारी के लिए जब आएंगे तो आप जल्दी सक्सेस हो, सही दिशा में तैयारी करें, इसके लिए आपको एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम को समझने का यहाँ मतलब होता है, यहाँ दो तीन मतलब हो सकते हैं एग्जाम को समझने के। एग्जाम को समझने का मतलब कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है मतलब कि एग्जाम कितने फेजेस में होता है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 3 फेज में एमपीपीएससी का एग्जाम होता है, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, कट ऑफ कितना जाता है मेंस में, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसको चलो ठीक है हम थोड़ा आगे भी देख सकते हैं, पर कट ऑफ कितना जाता है, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है ना, कैसे इंटरव्यू में बच्चों को जनरली कितने मार्क्स मिल रहे हैं, इस तरीके की चीजों को समझ के आप एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं, एग्जाम को समझते हैं, है ना, उससे आपको समझ में आता है कि एग्जाम, फिर आप एग्जाम के क्वेश्चन के नेचर को देखेंगे पीवाईक्यू, तो उससे आपको समझ में आएगा कि किस गहराई में जाके इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के। तो ये दो चीजें आपको जहां समझना जरूरी हो जाता है। तो मोटे तौर पे आपको समझना क्या है, एग्जाम को समझना है। जब एग्जाम को समझ जाएंगे तो तैयारी आसान हो जाएगी। तीसरा आपको जो ध्यान रखनी पड़ती है प्रिपरेशन के लिए, जब आप एग्जाम को समझ गए तब आप देखेंगे कि इस एग्जाम में आता क्या है, आखिर ये एग्जाम पूछता क्या है, तो आपको सिलेबस को देखना है, सिलेबस को देखना है। देखिए सिलेबस पे थोड़ा सा मैं रुकूंगा यहाँ पर और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ज्यादा ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा पहले की तुलना में। सिलेबस जो है ना की ऑफ सक्सेस होता है हर एग्जाम की, वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, आपके एसएससी के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर उसका सिलेबस है तो वो आपकी सफलता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है, सिलेबस। तो अभ्युदय सिविल सर्विस की जो यूएसपी और यूनिकनेस होगी वो इस मामले में भी होगी कि सिलेबस को इस तरीके से डिकोड करके आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बता के, उसकी डेफिनेशन बता के, उसका एग्जाम्पल बता के, कैसे वो सिलेबस का वर्ड कहीं सिलेबस के दूसरी जगह से क्या दूसरे सब्जेक्ट से लिंक है ना, दोनों कैसे उस शब्द का यूज कहीं अन्य जगह भी किया जा सकता है ना, इस तरीके से बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पढ़ाया जाएगा, साइंटिफिक तरीके से बताया जाएगा। क्योंकि मेरा यह मानना है जिस दिन आप इस बात को समझ गए कि आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है आपका, मतलब पढ़ना क्या है मतलब सिलेबस क्या है, तो आप पढ़ लेंगे। पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे आप घर से कोई प्लान बना के जाते हैं घूमने के लिए, तो आपके पास जब प्लान होता है तो आप इजीली उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब अनप्लान तरीके से आप जब निकलते हैं तो आप कचरा कर लेते हैं खुद का, है ना, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आप जैसे गए वैसे ही वापस आ जाते हैं, या आप कुछ कर भी पाते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। तो ऐसे में मैं बता रहा हूं आपको कि सिलेबस जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। सिलेबस को आप समझ गए तो आप इस एग्जाम को समझ जाएंगे, इस एग्जाम की डिमांड को समझ जाएंगे, इस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के नेचर को पीवाईक्यू के माध्यम से समझ जाएंगे। अब इन दोनों को हम क्लब कर लेंगे, सिलेबस को और पीवाईक्यू को। सिलेबस हमें बताएगा कि क्या पढ़ना है और पीवाईक्यू हमें बताएगा कि कितनी मात्रा में पढ़ना है, कितनी गहराई में जाके पढ़ना है ना। अगर इसको एक एग्जाम्पल से फिर से हम समझने की कोशिश करें तो जैसे आप अपने किसी दोस्त के घर गए कहीं से, तो जब आप मान लीजिए उस फ्रेंड के घर पहली बार जा रहे हैं, तो आप अपने दोस्त के घर जाएंगे तो आप उससे पूछेंगे कि भाई आप कहाँ रहते हो, आप मुझे अपना एड्रेस बता दो, है ना। आपका दोस्त बोलेगा कि भाई एक काम करो आप यहाँ आ जाओ, इस कॉलोनी में आ जाओ, मैं यहाँ रहता हूँ। आप उस कॉलोनी में पहुंच जाएंगे, आप फिर से फोन लगाएंगे उसको जनरली और फिर पूछेंगे कि यार मैं कॉलोनी में तो आ गया हूँ आसपास, अब मुझे ये बताओ कि पर्टिकुलरली आप किस हाउस नंबर क्या है, आपका घर क्या है। तो वो आपको XYZ जो भी उसका हाउस नंबर है वो बताएगा और आप उस लोकेशन पे आसानी से पहुंच जाएंगे। कब? तब आपके पास प्रॉपर एड्रेस है तो। लेकिन मान लीजिए आपके पास प्रॉपर एड्रेस नहीं है, तो क्या आप कभी उस दोस्त की लोकेशन पे पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो जो सिलेबस है ना
वो आपको ये बताता है कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी कॉलोनी में जाना है। और ये जो PYQ है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो आपको ये बताते हैं कि उस कॉलोनी में भी पर्टिकुलर किस घर में जाना है। आप मेरी बात समझ गए। सिलेबस आपको बताएगा कि आपको, मान लीजिए ये बॉक्स है, दुनिया भर की चीजें यहां है, सिलेबस आपको बताएगा कि आपको ये पढ़ना है, ये बॉक्स मतलब ये वाला बॉक्स पढ़ना है इसमें, है ना। और PYQ बताएंगे कि इस बॉक्स में भी ये वाला पढ़ना है आपको, है ना। ये बॉक्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये पढ़ना है, यहीं से बार बार क्वेश्चन आते हैं और इस गहराई में जाके पढ़ना है, इसी गहराई में जाके पढ़ना है। आप समझ गए बात क्या है। बात ये है कि सिलेबस और PYQ आपको पर्टिकुलर एड्रेस देते हैं एग्जाम का, ताकि आप एग्जाम में आसानी से क्वालिफाई कर सको या उस एग्जाम तक पहुंच सको, है ना। तो प्रिपरेशन के फंडामेंटल में तीसरा फंडामेंटल हमने जो डिस्कस किया वो क्या है, कि सिलेबस को समझना, है ना। पहला हमने देखा मेंटली प्रिपेयर होना, फिर एग्जाम को समझना, फिर हमको सिलेबस को समझना, ये तीसरी चीज होती है। एक चीज को जो आपको बहुत जरूरी है इस एग्जाम में याद करना है, याद रखना है प्रिपरेशन के दौरान, कि आपको ना जो सोर्सेज है वो मिनिमम रखना है, मिनिमम सोर्सेज, है ना। मैंने आपसे चर्चा की थी पहले जब मैं अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा था, तो मैंने आपको बताया था मिनिमम सोर्स क्यों रखना है। मिनिमम सोर्स इसलिए रखना है क्योंकि यात्रा लंबी है, सोर्स मिनिमम होंगे तो हम कम से कम उनको बार बार रिवाइज कर पाएंगे और हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जिसको मैंने आपको एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करी थी कि जब आप घर से कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो आपके घर वाले हमेशा आपको इस बात के लिए सजेस्ट करते हैं कि लगेज कम रखो, क्योंकि लगेज कम होगा तो आप घूमने पे कॉन्सेंट्रेशन कर पाएंगे, है ना। तो सोर्सेज मिनिमम रखना है। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि हमेशा स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है, ये गाइडों और कुंजियों से नहीं पढ़ना है। गाइडों और कुंजियों से रिवीजन आप कर सकते हो, इस बात के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप रिवीजन कीजिए गाइडों और कुंजियों से, पर आप पढ़ेंगे हमेशा स्टैंडर्ड बुक से। स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप एक विजनरी व्यक्ति होते हैं, आपके अंदर विजन डेवलप होता है और आप एग्जाम को तो बहुत आसानी से क्वालिफाई कर ही लेंगे। इसके साथ साथ आप जो है सोसाइटी को भी सर्व करने के लिए बहुत ज्यादा कैपेबल होते हैं, है ना। तो ये हमारा जो है तरीका है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो है चार जो फंडामेंटल चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए या आपको याद रखनी है कि भैया ये तो मुझे करना ही है। ये जब आप कर लेंगे ना तो आप जो है यकीन मानिए एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए बहुत 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 ज्यादा आगे खड़े होंगे दूसरे बच्चों से। सिर्फ इतना करने से आप बहुत आगे निकल जाएंगे। और आप माने या ना माने, करके देखिएगा, आपको खुद फील होगा कि हाँ ये डिफरेंस है। और मैं सही बताऊं, ये कट ऑफ की चर्चा, हाँ, इस तरीके से सिलेबस को प्रॉपर तरीके से डिकोड करके पढ़ाना, कोचिंग में, किसी कोचिंग में मैंने यूट्यूब पे देखा भी कि सिलेबस डिकोडिंग करते हैं, आओ सिलेबस पढ़ाते हैं, सिलेबस को डिकोड करते हैं, और मतलब स्लाइड लगा दी पीछे और सिलेबस को 1 घंटे में ऊपर से नीचे खिसका दिया, है ना, हो गया सिलेबस डिकोड। सिलेबस डिकोड करने के नाम पे वो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ऐसे सिलेबस डिस्कस नहीं होता। सिलेबस कैसे डिस्कशन होता है वो यहाँ अभ्युदय आपको बताएगा। और यकीन मानिए सिलेबस डिस्कशन के प्रोग्राम में ही आप मेरे साथ जुड़ गए और आपने उस एग्जाम को उस प्रोग्राम को ठीक से कर लिया, तो आप घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि वहीं जब आप उसको डिटेल में समझ लेंगे, गहराई से चीज़ों को जान लेंगे, हर शब्द के मैं मीनिंग आपको बताऊंगा, कैसे एक दूसरे से सिलेबस जुड़ा हुआ है, कहीं कोई बिखराव नहीं है, स्कैटर्ड नहीं है, सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, तो आपके लिए प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगी। पढ़ना, दिक्कत यह है कि क्या पढ़ना है, दिक्कत ये नहीं कि कैसे पढ़ना है, वो तो पढ़ लेगा, कोई भी पढ़ लेगा, उसको पता है कि ये पढ़ना है, पढ़ लेगा, दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत ये है कि पढ़ना क्या है और जो पढ़ना है वो है क्या, वो मतलब क्या है उसका। तो ये इस मामले में हम सच में यूनिकनेस के साथ आएंगे और सब आपको बहुत 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 बेहतर करके दिखाएंगे। इस बात पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि इस मामले में सच में सिलेबस के मामले में मैं आपको बहुत आगे ले जाके खड़ा कर दूंगा दूसरे बच्चों की तुलना में, है ना। तो ये हमने बात की कि प्रिपेयर कैसे किया जाए सिविल सर्विस को, इस बात की चर्चा की। अब एक बात आती है कि अभ्युदय जो संस्थान के रूप में डेवलप हो रहा है, एक मिनट, कि अभ्युदय जो संस्थान के रूप में डेवलप हो रहा है उसका क्या प्रोग्राम है, उसके क्या क्या कोर्सेज हैं, वो आपके साथ क्या करने वाला है, इस चीज की चर्चा मैं आपसे अगले लेक्चर में करूंगा, क्योंकि लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है ना। तो मैं इसकी चर्चा अगले लेक्चर में करूंगा।
और आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे वो आपको निश्चित तौर पे हेल्प करेंगे, है ना। तो आज की बात को मैं यहाँ खत्म करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।